आज के क्लास में हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के पूर्ति के मापकों को समझेंगे। इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हो सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं पहले कि ये सप्लाई ऑफ मनी या मुद्रा की पूर्ति है क्या। मुद्रा की पूर्ति का मतलब है किसी निश्चित समय में किसी देश के अर्थव्यवस्था में चलन में मुद्रा की जो कुल मात्रा है ये मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। इसका ये मतलब हुआ कि मुद्रा की पूर्ति का विचार एक स्टॉक धारणा है। किसी निश्चित समय में देश के निवासियों के पास, देश के लोगों के पास चलन में जो मुद्रा का कुल स्टॉक होता है, मुद्रा की जो कुल मात्रा होती है, ये मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। इसको आम भाषा में आप ऐसे कह लीजिए कि मुद्रा की पूर्ति मुद्रा के कुल स्टॉक का वह भाग है जो लोगों के पास चलन में रहता है, जो लोग जिस पैसा का लोग विनिमय करने के लिए प्रयोग करते हैं वह मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। मतलब मुद्रा की पूर्ति में, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, मुद्रा की पूर्ति में उस स्टॉक को हम लोग कभी शामिल नहीं करेंगे जो मुद्रा की पूर्ति करने वाले के पास होता है। मतलब मुद्रा की मांग करने वालों के पास जो स्टॉक होगा इसे मुद्रा की पूर्ति में शामिल करेंगे, लेकिन मुद्रा की पूर्ति करने वालों के पास जो धनराशि होगा उसे मुद्रा के पूर्ति में शामिल नहीं किया जाएगा। ये एकदम क्लियर कट बात यहाँ समझना है कि जो धनराशि लोगों के पास चलन में है, विनिमय के लिए जो लोग रखे हुए हैं, या लोगों के पास जो धनराशि है, ये मुद्रा के पूर्ति का भाग है। लेकिन मुद्रा की पूर्ति करने वाले लोगों के पास जो धनराशि है ये मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं होगा। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? तो मुद्रा की पूर्ति आरबीआई करता है। मुद्रा की पूर्ति उस देश की सरकार करती है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि वर्तमान समय में मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए 4 प्रकार के मौद्रिक सूचकों का या मौद्रिक मापकों का प्रयोग किया जाता है। वो मौद्रिक मापक कौन कौन है? तो मौद्रिक मापक है M1, M2, M3 और M4। हम लोग बहुत डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है और M4 क्या है। हम लोग अभी तक जो चर्चा कर लिए कि किसी निश्चित समय में किसी देश की अर्थव्यवस्था में चलन में मुद्रा की जो कुल मात्रा है ये मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि आरबीआई मुद्रा की पूर्ति की धारणा पर विचार करने के लिए सबसे पहले 1961 में प्रथम कार्यकारी समूह का गठन किया था और ये अपना रिपोर्ट 1964 में दिया। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि मुद्रा के पूर्ति के धारणा पर विचार करने के लिए आरबीआई एक कार्यकारी दल का गठन किया। सबसे पहले कब गठन किया गया? तो 1961 में, और ये अपना रिपोर्ट 1964 में दिया। और जो दूसरा कार्यकारी समूह जो था आरबीआई, दूसरा कार्यकारी समूह का गठन 1977 में किया। कब? 1977 में। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्या बन सकता था कि मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए एक कार्यकारी समूह जो बना था वो कब बना था? 1961 में। पहली बार 1961 में बना, ये अपना रिपोर्ट 1964 में दिया। मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए दूसरा कार्यकारी समूह का गठन किया गया। कब? 1977 में। और ये कार्यकारी समूह मुद्रा के पूर्ति को मापने के लिए 4 मौद्रिक मापकों का या 4 मौद्रिक सूचकों का प्रयोग किया। इसे आरबीआई स्वीकार लिया। हम लोग यहाँ देख लिए आरबीआई दूसरा कार्यकारी समूह का गठन कब किया था? 1977 में। और ये कितने मापकों के बारे में बताया? 4 मापक, M1, M2, M3 और M4। अब हम लोगों को समझना है कि मुद्रा के पूर्ति को मापने के लिए 4 मापक हैं। कौन कौन? M1, M2, M3 और M4।
हम लोग बहुत विस्तृत रूप से M1, M2, M3 और M4 को समझेंगे। M1 क्या है? तो M1 का मतलब है C प्लस DD प्लस OD। यहाँ ध्यान से समझना है, यहाँ M1 में C प्लस DD प्लस OD को शामिल किया गया। ये पहले जान लीजिए कि C क्या है। C का मतलब है लोगों के पास चलन में मुद्रा के कुल मात्रा को यहाँ C कहा गया। C का मतलब क्या था? लोगों के पास चलन में मुद्रा की जो मात्रा है, लोगों के पास सिक्का और जो करेंसी नोट है, ये C का है। C का मतलब हम लोग देख लिए, लोगों के पास चलन में मुद्रा की मात्रा। यहाँ DD का मतलब है व्यवसायिक बैंकों के पास मांग जमा राशियां। व्यवसायिक बैंकों के पास वैसी जमा राशि जिसे ग्राहक कभी भी निकाल सकता है या उस पैसे को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ DD का मतलब क्या था? व्यवसायिक बैंकों के पास मांग जमा राशियां। यहाँ OD का मतलब है RBI के पास अन्य जमा राशियां। हम लोगों को बहुत डिटेल से ये समझना है कि RBI के पास अन्य जमा राशियां का क्या मतलब है। RBI के पास अन्य जमा राशियां का मतलब है कि जो जैसे नाबार्ड की जो मांग जमा राशि है, RBI के पास नाबार्ड की जो मांग जमा राशि है वो अन्य जमा राशि में आएगा। दूसरे देश के केंद्रीय बैंक और विदेशी संस्थाओं का RBI के पास जो मांग जमा राशि है वो अन्य जमा राशि में आएगा। और तीसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे IMF, IBRD जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की मांग जमा राशियां जो RBI के पास है वो अन्य जमा राशियों में आएगा। हम फिर से बता दें कि मुद्रा की पूर्ति का मतलब देख लिए, किसी निश्चित समय में किसी देश की अर्थव्यवस्था में चलन में मुद्रा की जो कुल मात्रा है मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। फिर हम लोग चर्चा किए मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए देश का केंद्रीय बैंक सबसे पहले 1961 ईस्वी में एक कार्यकारी दल बनाया। ये दल अपना रिपोर्ट 1964 में प्रस्तुत किया। मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए RBI दूसरा कार्यकारी दल बनाया 1977 में। कब? 1977 में। और यह कार्यकारी दल मुद्रा के पूर्ति को मापने के लिए 4 मौद्रिक मापकों का प्रयोग किया। देश का केंद्रीय बैंक RBI दूसरे कार्यकारी दल के द्वारा जो मापक प्रस्तुत किए गए थे उसे स्वीकार किया। फिर हम लोग चर्चा किए M1 के बारे में। मुद्रा के पूर्ति को मापने का पहला इंडिकेटर था M1। M1 का मतलब था C प्लस DD प्लस OD। यहाँ C का मतलब देखे, लोगों के पास चलन में मुद्रा की जो मात्रा है वो C कहलाया। DD का मतलब देखे, व्यवसायिक बैंकों के पास जो मांग जमा राशियां हैं जिसे लोग कभी भी निकाल सकते हैं या जिसे लोग किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये मांग जमा राशि है। और DD का मतलब मांग जमा राशि। और OD का मतलब देखे, RBI के पास अदर डिपॉजिट, RBI के पास अन्य जमा राशि। इन अन्य जमा राशियों में 3 चीजों के बारे में हम लोग चर्चा किए। अन्य जमा राशि में क्या क्या आया? RBI के पास नाबार्ड की मांग जमा राशि, RBI के पास विदेशी केंद्रीय बैंक और विदेशी सरकारों की मांग जमा राशि, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मांग जमा राशियां हैं, ये RBI के अन्य जमा राशियों में शामिल है। यहाँ एक बात ध्यान समझना है कि OD मतलब RBI के पास अन्य जमा राशियां, इसमें 3 चीजें शामिल थी। जैसे हम लोग चर्चा किए नाबार्ड की RBI के पास मांग जमा राशियां, हम लोग चर्चा किए विदेशी केंद्रीय बैंकों और विदेशी संस्थाओं का RBI के पास जो मांग जमा राशियां हैं ये भी इसमें शामिल होगा। फिर हम लोग चर्चा किए IMF और IBRD की जो मांग जमा राशियां RBI के पास है ये भी अन्य जमा राशियों में आएगा। लेकिन अन्य जमा राशियों में क्या नहीं आएगा? अन्य जमा राशियों में OD में क्या क्या नहीं आएगा? जैसे देश की सरकार अपने जमा धन का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास रखती है, इसे अन्य जमा राशियों में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात,
जितने भी व्यावसायिक बैंक होते हैं, व्यावसायिक बैंक अपने जमा धन का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास रखते हैं, ये भी अन्य जमा राशियों में शामिल नहीं होगा। तो हम लोग एकदम बहुत डिटेल से समझ लिए कि अन्य जमा राशियों में आरबीआई के पास अन्य जमा राशियों में क्या शामिल किया जाएगा और क्या शामिल नहीं किया जाएगा। अब चलिए हम लोग M2 को समझें। M2 का मतलब है कि यहाँ M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों के पास जमा राशियां। M2 में क्या शामिल है, तो M1 है और डाकघर बचत बैंकों के पास जो जमा राशियां हैं ये शामिल है। तो M2 का मतलब देख लिए M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों के पास जमा राशियां। और M3 का मतलब है M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों के पास सावधि जमा राशि, टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। M3 को ध्यान से समझना है क्योंकि इसे व्यापक मुद्रा भी हम लोग कहते हैं। M3 का मतलब है M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों के पास समय जमा राशियां या सावधि जमा राशि, फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। तो M3 का मतलब देख लिए M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों के पास सावधि जमा राशियां। और M4 को ध्यान से समझिएगा, M4 में M4 में क्या है, तो M3 प्लस डाकघर के पास कुल जमा राशियां NSC को छोड़कर। NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये डाकघर की एक बचत योजना का नाम है। हम लोग देख लिए M4 क्या है, तो M3 प्लस डाकघर की कुल जमा राशियां क्या छोड़कर, NSC को छोड़कर। NSC का फुल फॉर्म क्या था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद हम लोग ये चर्चा कर लिए मुद्रा के पूर्ति का मतलब देख लिए। मुद्रा के पूर्ति के 4 मापकों के बारे में समझे। 4 मापक कौन कौन, M1, M2, M3 और M4। M1 का मतलब देख लिए C प्लस DD प्लस OD। C मतलब देखे लोगों के पास चलन में मुद्रा की मात्रा, DD व्यवसायिक बैंकों के पास मांग जमा राशियां और OD आरबीआई के पास अन्य जमा राशियां। इन अन्य जमा राशियों में क्या शामिल है और अन्य जमा राशियों में क्या शामिल नहीं है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लिए। M2 का मतलब देख लिए, M3 भी समझ लिए, M4 समझ लिए। यहाँ से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि व्यापक मुद्रा कौन है या व्यापक मुद्रा की माप कौन करता है, तो व्यापक मुद्रा की माप करता है M3 व्यापक मुद्रा की माप करता है। अब यहाँ ध्यान से समझना है कि मुद्रा की पूर्ति महत्व क्यों रखता है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति कीमत स्तर को प्रभावित करता है, मुद्रा के पूर्ति ब्याज दर को प्रभावित करता है, मुद्रा के पूर्ति किसी देश के आर्थिक विकास को भी प्रभावित करने की शक्तिशाली क्षमता रखता है। तो मुद्रा के पूर्ति से जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम लोग देखे। आप लोगों को एकदम इसे लिखने में सुविधा हो इसलिए बोर्ड में भी सारी बातों को हम लिख दिए हैं। आप अपने पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाइए और मुद्रा के पूर्ति से और भी कोई जानकारी अगर आप एकत्रित कर सकते हैं तो आप एकत्रित कीजिए। धन्यवाद।